Good morning, students. गुड मॉर्निंग Good morning. Good morning. अच्छा, जितना हमने पिछली बार पढ़ा था, yesterday we just study about the law of variable proportion. Is it clear or not? क्लियर मैम. Okay. Today we discuss about the second stage of production. Second stage of production. Here the question arises, there are three stages of production. Why the second stage of production is good for a producer? कि एक प्रोड्यूसर के लिए सेकेंड स्टेज ज्यादा अच्छी मानी जाती है. अब ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आपके बोर्ड में आता है. आप इसको कैसे अटेंड करेंगे? फर्स्ट यू हैव टू क्लियर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को आप एक्सप्लेन करेंगे. दिस लॉ स्टेट्स व्हेन अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ short time period, he use a fixed factor with a variable one. In starting, the total production, average production and marginal productivity of variable factor is increasing. At last, the marginal productivity of variable factor goes negative. This is known as the law of variable proportion. ठीक है, आप समझ गए. ये एक ऐसा लॉ है जो बताता है कि कम समय में, अल्पकाल में, जब हम एक फिक्स फैक्टर के साथ एक वेरिएबल फैक्टर का यूज करते हैं तो स्टार्टिंग में तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, चाहे वो टोटल प्रोडक्टिविटी हो, चाहे वो एवरेज प्रोडक्टिविटी हो, चाहे वो मार्जिनल हो. बट देयर विल बी अ कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन आती है जिसके बाद टोटल प्रोडक्शन घटने लगता है, एवरेज प्रोडक्शन घटने लगता है और मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो जाता है. सो हम यहाँ देख रहे हैं देयर आर 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. कल अपन ने बात भी की थी. एग्जाम्पल को हम वापस ले लेते हैं. यहाँ पर हमने देखा था कि लैंड है, लेबर है. इसमें जो लैंड है दैट इज फिक्स्ड, ये एक फिक्स्ड फैक्टर है, तो इसकी यूनिट्स को हमने क्या किया है, फिक्स किया है. और जो लेबर है वो वेरिएबल फैक्टर है. ठीक है, इन दो फैक्टर्स का यूज हम जब शॉर्ट टर्म पीरियड में करेंगे तो उसका इफेक्ट देखेंगे हम टोटल प्रोडक्शन पे, एवरेज प्रोडक्शन पे और मार्जिनल प्रोडक्शन पे. तो हमने देखा था कि टोटल प्रोडक्शन स्टार्टिंग में बढ़ता है. ठीक है, इन स्टार्टिंग द टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग रेट, देन इट इज इंक्रीजिंग बाय डिक्रीजिंग रेट. फिर ये बढ़ता है लेकिन घटती दर से. देन इट इज गॉट हाईएस्ट, फिर हाईएस्ट हो जाता है और फिर डिक्रीज हो जाता है. तो टोटल प्रोडक्शन कैसे होता है, स्टार्टिंग में इंक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग रेट, फिर उसके बाद इंक्रीज बाय डिमिनिशिंग रेट, देन हाईएस्ट मैक्सिमम एंड डिक्रीजिंग. टोटल से हम एवरेज निकाल सकते हैं. यहां पर 5 1 5 डिवाइड बाय क्वांटिटीज. 12 को 2 से करा 6, 21 को 3 से 7, 28 को 4 से 7, 5 को 33 को 5 से, 5 6 30, 5 6 30, देन अगेन 33 को 6 से, 6 5 30, 6 5 30, 26 को 7 से, 7 3 21, रिमेनिंग रह गए 5, 7 7 49. अब मार्जिनल के लिए हम क्या करते हैं, टोटल प्रोडक्शन की नेक्स्ट यूनिट्स में प्रीवियस यूनिट को निकालते हैं. तो 5, 12 में से 5 गया 7, 21 में से 12 9, 28 में से 21 7, 33 में से 28 5, देन 0 और -7. ठीक है, ये समझ गए थे आप. अगर हम इसको एक डायग्राम से, मैं आपको यहाँ एक रफ डायग्राम से बता रही हूँ, 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन. यहां हमने लिया यूनिट्स ऑफ लेबर विच इज वेरिएबल. यहां पर यूनिट्स ऑफ लेबर ऑन OX एक्सिस आई एम टेकन टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन ऑन OY एक्सिस. जब जस्ट गिव अटेंशन ऑन दिस शेड्यूल हियर फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड यूनिट. अगर हम फर्स्ट टू थर्ड यूनिट पर देखते हैं, टोटल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग मैनर, इंक्रीजिंग रेट से वो बढ़ रहा है. हियर एवरेज प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड मार्जिनल प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजिंग.
So this is the first stage. This is the first stage of production. ये production की first stage है. Afterward, if we increase the variable factor, the total production increasing by diminishing rate, average production decreasing, and marginal production goes zero. वहां पर highest होकर जहां total production highest होता है वहां ये zero हो जाता है. ये है आपकी second stage. This is second stage of production and this is the third stage of production. ठीक है. जो first stage है इसको हम बोलते हैं increasing. ये जो first stage है इसको हम बोलते हैं increasing returns to a factor. It is increasing returns to a factor. ठीक है. ये क्या है? ये increasing returns है एक फैक्टर के. यहां पर ये क्या हो जाएंगे आपके constant returns. और ये हो गया आपके diminishing returns, या इसको हम कह सकते हैं negative returns भी कह सकते हैं. और इसको हम diminishing constant की जगह diminishing भी कह सकते हैं. Diminishing returns to a factor. एक फैक्टर क्योंकि एक ही फैक्टर वेरिएबल है. That's why it is known as the diminishing returns to a factor. एक फैक्टर के कारण. ठीक है. So these are the three stages of production which is faced by a producer during a short term period. जब अल्पकाल होता है तब प्रोड्यूसर को इन तीन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है. एक रफ डायग्राम से हम देख रहे हैं. ये आपका टोटल प्रोडक्शन है, ये आपका एवरेज प्रोडक्शन है और आपका मार्जिनल प्रोडक्शन कुछ ऐसा होगा. तो जहां पर हम देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज कहां पर आ रही है आपकी, फर्स्ट स्टेज वहां पर आ रही है जहां पर टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है और मार्जिनल प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो ये वाली जो स्टेज है ये आपकी फर्स्ट स्टेज है. ठीक है. जहां पर ये जीरो है और ये आपका मैक्सिमम है, दैट इज योर सेकेंड स्टेज एंड दिस इज योर थर्ड स्टेज. Now the question arises, why a producer produce only in second stage? Why don't he produce in first stage? ऐसा क्यों होता है कि एक प्रोड्यूसर सेकंड स्टेज में ही प्रोड्यूस करता है, थर्ड में क्यों नहीं करता और फर्स्ट में क्यों नहीं करता? बता सकते हैं आप इसका आंसर? देखिए थर्ड. हाँ बोलिए. Ma'am, producers want the highest production, so that's why he producing second stage. Very good, very good. देखिए fourth stage में, if we seen in the first stage, there is an increment in the total production, average production also increase and marginal production also increase. ठीक है. आपके सामने क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि why don't he produce in first stage? जबकि फर्स्ट स्टेज में तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आपकी सेकंड स्टेज में तो एवरेज प्रोडक्शन भी घटता है, मार्जिनल भी घटता है. तो व्हाई वी जस्ट वेट फॉर द सेकंड वन, हम फर्स्ट स्टेज में ही प्रोडक्शन कर लेते हैं. पर ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जो प्रोड्यूसर होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ही वांट्स टू प्रोड्यूस मैक्सिमम. वो हाईएस्ट प्रोडक्शन करना चाहता है अपने दिए गए रिसोर्सेज में. सो हाईएस्ट प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन कहां हो रहा है? सेकंड स्टेज में हो रहा है. सेकंड थिंग, फर्स्ट स्टेज में जो फिक्स फैक्टर है उसका बेस्ट यूज नहीं हो पाता, ऑप्टिमम यूज नहीं हो पाता. सेकंड स्टेज में उसका बेस्ट यूज भी हो रहा है और आपका जो प्रोडक्शन है वो भी हाईएस्ट हो रहा है. और थर्ड स्टेज में तो खैर पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ऑल द थिंग्स आर नेगेटिव्स हियर. तो वहां पर तो प्रोडक्शन घट रहा है और मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो रहा है. सो सेकंड स्टेज इज बेस्ट फॉर द प्रोड्यूसर, कि जो सेकंड स्टेज है वो प्रोड्यूसर के लिए बेस्ट मानी जाती है. ये बात क्लियर हो गई? जी मैम. अब देखिए आपको मैं बताती हूँ, जब ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का आता है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चलो हमने डायग्राम बना दी, आपको डायग्राम का एक्सप्लेनेशन भी करना पड़ेगा. अब देखिए आप डायग्राम का एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे. आप स्टार्ट करेंगे, वी हैव टेकन यूनिट्स ऑफ लेबर, इस तरह से लिखेंगे ऑन OX एक्सिस, कि हमने यूनिट्स ऑफ लेबर कहां लिया, जो आप जैसे आप
मैथ्स में जो ज्योमेट्री करते थे उसमें जैसा आप बनाते थे उसको वैसा ही लिखते थे, ठीक इस तरह से भी यहाँ ऐसा ही करना है। तो वी जस्ट टेकन द यूनिट्स ऑफ लेबर ऑन OX एक्सिस and total production, average production and marginal production on OY axis. ठीक है, TP is a total production curve, AP is a average production curve and MP shows a marginal productivity to a factor. यहां तक समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes. From 0 to H हम ये मान लेते हैं, ये from 0 to H there is a condition of first stage which is known as increasing returns to a factor. This is known as the first stage which is known as increasing returns to a factor. This is the stage where the total production is increasing from 0 to H. Average production also increasing, कुछ भी नाम दे दीजिए आप, इसको हमने N नाम दिया, मान लीजिए M. From 0 to M N and marginal production increasing from 0 to M. So this is the stage where total production increasing, average production increasing and marginal production also increasing. First stage complete. अब आप हेडिंग डालेंगे सेकंड स्टेज, जिसे हम क्या बोलते हैं सेकंड स्टेज को? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. आपने हेडिंग डाली डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, उसमें आप बताएंगे फ्रॉम H2 या कुछ भी नाम दे दिया आपने, मान लीजिए S. From H to S, this is the second stage of production which is known as diminishing returns to a factor. ठीक है? Here the total production is maximum. Total production क्या है? Maximum है on S point. S point पे आपका total production क्या है? Maximum है. Here the average production decreasing. एवरेज प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया, कैसे? N से लेकर यहां तक, तो आपने इसको कुछ भी नाम दिया, P मान लीजिए, नाम दीजिए. तो यहां पर प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन इज डिक्रीजिंग एंड मार्जिनल प्रोडक्शन इज 0. यहां पर आपने मार्जिनल प्रोडक्शन को कुछ भी नाम दे दिया, मान लीजिए यहां पर N की जगह आपने दे दिया O दे दो यहां पर, ठीक है? तो यहां मार्जिनल प्रोडक्शन आपका क्या हो गया? 0. ठीक है, ऐसे ही आप बताएंगे थर्ड स्टेज को. इसी तरह से आप थर्ड स्टेज को बताएंगे. इन थर्ड स्टेज विच इज नॉन एज नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर, हियर द टोटल प्रोडक्शन इज डिक्रीजिंग, एवरेज प्रोडक्शन डिक्रीजिंग फ्रॉम P पॉइंट एंड मार्जिनल प्रोडक्शन गोज नेगेटिव. इस तरह से आप हर स्टेज का यहां पर एक्सप्लेनेशन करेंगे. ठीक है, समझ गए? Yes. ठीक है. अब देखिए बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से भी आ सकता है. 2 तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे. आइदर वो आपसे पूछ सकता है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप आंसर इस तरह से देंगे, दिस इज द लॉ विच इज द कंपल्सरी लॉ ऑफ प्रोडक्शन एरिया. इट इज द बेसिक एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रोडक्शन which is compulsory implemented on agriculture or any production area. ये वो लॉ है जो जरूर implemented होता है. According to Mrs. John Robinson, this law states if a producer produced during a short term period time, he use a fixed factor with a variable one. In starting, the total productivity, the average productivity and marginal productivity of the factor is increasing. But at last, there is a condition where the marginal productivity of variable factor goes negative. एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव हो जाती है. आपने जब डेफिनेशन दी उसके बाद यू जस्ट गिव द assumptions. आपको assumptions हमेशा नियम के साथ देने चाहिए, उसके बाद उसका explanation आना चाहिए. Assumption first, this law is implemented only in कौन से टाइम पीरियड में? In only short term time period. Okay. The second thing, here a producer use a fixed factor with a variable factor, क्योंकि short term में all the factors are not variable. The third thing,
द यूनिट्स ऑफ फैक्टर्स आर होमोजीनियस, जितने भी फैक्टर्स हैं उनकी यूनिट्स क्या हैं, होमोजीनियस हैं. द फोर्थ थिंग इज द टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस लॉ. क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म पीरियड है, शॉर्ट टर्म में टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती. सो दीज आर द अजम्पशन ऑफ द लॉ. जब आपने अजम्पशन दे दिए, देन यू हैव टू स्टार्ट विद द शेड्यूल. फिर आप शेड्यूल बनाएंगे, शेड्यूल बनाने के बाद आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, और डायग्राम के नीचे उसका एक्सप्लेनेशन देंगे. तब जाकर आपका ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन कवर होगा. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है. बट यही क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन आपका वहां पर आ जाता है इस तरीके से कि वाई अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस ओनली इन सेकंड स्टेज, तब आपको ऐसे नहीं बताना कि हाँ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये, आपको तब क्या बताना है, तब आपको स्टेजेस बतानी है. उस समय आपको स्टेजेस को आइडेंटिफाई करना है. तो आप क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे, व्हेन अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूस इन शॉर्ट टर्म पीरियड विद अ फिक्स फैक्टर विद द वेरिएबल 1, ही जस्ट फेसिंग 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन. वो 3 स्टेजेस से गुजरता है. द फर्स्ट स्टेज, हेडिंग डालेंगे, फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. इसमें आप लिखेंगे इन स्टार्टिंग व्हेन अ प्रोड्यूसर यूज a fixed factor with a variable factor. In starting, the fixed factor is big in size, so the productivity of variable factor is increasing in this situation. Total production increasing, average production increasing, and marginal production is also increasing. ठीक है. अब आप बताएंगे सेकेंड स्टेज, विच इज नॉन एज, क्या कहलाती है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर. This is also known as the optimum condition for production, because here the fixed factor is just equals to variable factor, दोनों में optimum combination होता है. That's why here the total production goes highest, maximum. Average production decreasing and marginal production also decreasing. This is the best suited stage for a producer, because here the fixed factor is fully used or utilized. उसका सबसे बेस्ट यूज हो जाता है, and the total production is maximum. Now the third stage, which is known as negative returns to a factor. This is the stage where the producer increase the variable factor after the optimum condition. Optimum condition के बाद भी अगर वो variable factor को बढ़ाता है, then the total production decreasing, average production also decreasing, and the marginal production goes negative. आपने इतना लिख दिया, उसके बाद स्टेजेस बता दी. अब आप शेड्यूल, अब आप डायग्राम बनाएंगे. इतना करने के बाद आप डायग्राम का एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, ठीक है. तब जाकर आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूरा होगा. समझ गए इस बात को? Yes, ma'am. Yes. यहां तक कोई डाउट आपको? No, ma'am. कोई डाउट नहीं है? यहां तक कोई डाउट नहीं है? No, ma'am. अच्छा, चलिए अब हम बात करते हैं रीजंस कि व्हाई दिस लॉ इम्प्लीमेंटेड. ऐसा क्यों होता है? इट इज अ कंपल्सरी लॉ ऑफ प्रोडक्शन. जैसे हमने देखा कंजप्शन में देखा ना कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एट लास्ट इट इज डिक्रीजिंग. ठीक है. व्हेन वी स्टार्ट अवर कंजप्शन इन अ कंटिन्यूअस वे, अगर हम कंटिन्यूटी में किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं तो आपने हमेशा देखा होगा हमारा सेटिस्फैक्शन क्या हो जाता है, घट जाता है. होता है ऐसा? Yes, ma'am. Yes. वो फंडामेंटल लॉ किसका था? कंजप्शन. क्या लॉ था? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. वहां क्या था? व्हेन अ कंज्यूमर यूज एनीथिंग इन अ कंटिन्यूअस फॉर्म, अगर वो किसी चीज का लगातार इस्तेमाल करता है, ठीक है, तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट, जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिक्रीजिंग होती है. यहां पर आप खुद ही अपने आप देख सकते हैं कि अजम्पशन क्या हो जाएंगे. सबसे पहला अजम्पशन हो जाएगा कि वो कंटिन्यूअस किसी चीज का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है. सेकंड जो थिंग है कि जितनी यूनिट्स का वो इस्तेमाल कर रहा है वो होमोजीनियस होनी चाहिए, ठीक है. उसके साथ साथ जिस कंडीशन में आप उस चीज का इस्तेमाल करें वो कंडीशन भी कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है.
तो हमने देखा था दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ कंजप्शन। वो कंजप्शन का लॉ था कि जिसमें अगर हम किसी चीज का लगातार इस्तेमाल करते हैं तो हमारा सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे घटने लगता है। एक एग्जाम्पल भी मैं आपको यहाँ पे दे सकती हूँ कि जैसे आप है ना लगातार खेलते रहते हैं, ठीक है ना, ऐसे तो आपको मुझे खेलने जान दो, कितना खेल सकते हो, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे कंटिन्यूस, है ना। उसके बाद क्या होगे, थक जाओगे ना, या परेशान भी हो Yes, जाओगे। ma'am. यानी कोई भी काम अगर आप कंटिन्यूस करते हैं तो उससे जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे मान लो हमें घूमने का शौक है, ठीक है, हम आउटिंग पे गए, 10 दिन गए, 15 दिन गए, 1 महीने गए, उसके बाद क्या लगता है आपको कि अपने घर चलो, लगता है ऐसा, लगता है ना, Yes, ma'am. लगता है ना, क्योंकि हम चाहे सालों बाद निकले हो, लेकिन क्या होता है किसी भी काम को यदि हम लगातार करते हैं तो उससे जो मिलता है हमें सेटिस्फैक्शन वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये भी छोड़ो, चलो मूवीज का शौक होता है ना बच्चों को, मूवीज कितना लगातार देखोगे, 1 मूवी लगातार, 2 मूवी लगातार, रोज मूवी इतनी सारी लगातार देख सकते हैं, नहीं ना। तो इसका मतलब जब कोई वर्क कंटिन्यूटी में होता है तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक इसी तरह से दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ प्रोडक्शन। वो कंजप्शन का लॉ था, ये प्रोडक्शन का लॉ है। इसमें कहा गया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, यानी दो फैक्टर्स का जब वेरिएबल प्रपोर्शन रखते हैं, वेरिएबल कैसे, एक 5 यूनिट इसकी 0, इसकी 5, इसकी 1, यानी वेरिएबल चेंज कर रहे हैं हम, उनका प्रपोर्शन चेंज कर रहे हैं फिक्स फैक्टर का, और फिक्स फैक्टर तो फिक्स ही है लेकिन वेरिएबल फैक्टर का प्रपोर्शन उसके साथ हम क्या करें, चेंज करें, इसलिए इसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कहते हैं। और इसे रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही फैक्टर्स के रिटर्न्स होते हैं, एक तो कांस्टेंट ही होता है, इसीलिए इस लॉ को रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी कहते हैं। अब क्वेश्चन हुआ यहां पर कि ऐसा क्या होता है कि ये कंपल्सरी नियम है, ये इंप्लीमेंटेड होगा, ऐसा हमेशा होगा कि जब आप प्रोडक्शन करेंगे शॉर्ट टर्म में तो लास्ट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ फैक्टर डेफिनेटली नेगेटिव होगी, वो होगी। ऐसा क्यों होता है, इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला जो हम कारण इसके पीछे देखते हैं दैट इज शॉर्ट टर्म पीरियड, क्योंकि शॉर्ट टर्म पीरियड में क्या होता है, वी जस्ट यूज अ फिक्स फैक्टर विद अ वेरिएबल वन। हमें एक फिक्स फैक्टर के साथ एक वेरिएबल फैक्टर का यूज करना ही पड़ता है, और जब आप फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर का यूज करेंगे तो क्या होगा, जो फिक्स फैक्टर है धीरे धीरे उस पर क्या होगा, लोड आएगा, और लोड आएगा तो क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेकेंड थिंग, जो हम सेकेंड थिंग यहां पर देखते हैं वो यहां पर ये चीज है कि जो कोई भी फैक्टर है वो दूसरे का बेस्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, कोई भी ब्रांड ले लीजिए, इक्वल होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी के प्रति कीन माइंडेड हूं तो मुझे वही ब्रांड अच्छा लगेगा, ठीक है ना। जैसे कुछ लोगों को माउंटेन ड्यू अच्छा लगता है, किसी को थम्स अप अच्छा लगता है, पेप्सी अच्छी नहीं लगती है। तो कोई भी प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं लेकिन फुली सब्स्टिट्यूट नहीं होते। ठीक इस तरह से हर फैक्टर दूसरे का फुल सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है, क्योंकि फैक्टर्स फुली सब्स्टिट्यूट नहीं है तो हमें उसी फैक्टर को, जैसे हमने देखा कि लैंड को ही लेना पड़ रहा है, एज अ फिक्स एसेट से लेना है, लेकिन हमें लेना पड़ रहा है, तो फुल सब्स्टिट्यूट नहीं होने के कारण, उसकी प्रोडक्ट लेने के कारण उस पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बर्डन बढ़ता जा रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी एक्सेस बर्डन बनने से क्या हुआ, बढ़ने की जगह घट गई। ये बात क्लियर हो गई? Yes, ma'am. Yes. अब ये ध्यान रखना कि जब आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बनाएंगे तो उसमें ये स्टेजेस दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया द 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन या व्हाई द सेकेंड स्टेज इज गुड फॉर अ प्रोड्यूसर, तब आपको अपने डायग्राम में भी स्टेजेस दिखानी है, तब आपको अपने शेड्यूल में भी स्टेजेस दिखानी है। ये बात क्लियर हो गई? Yes, ma'am. ठीक है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। एक जगह तो वो आपसे पूछ रहा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वहां आपको स्टेज देने की जरूरत नहीं, आपको तो लॉ को एक्सप्लेन करना है, उसके एग्जाम्पशन लिखने हैं, शेड्यूल देना है, डायग्राम लिखना है और बनाना है और उसका एक्सप्लेनेशन करना है। लेकिन अगर वो आपसे स्टेजेस पूछता है तो स्टेजेस में आपको शेड्यूल के साथ, आपको डायग्राम के साथ स्टेजेस को बताना पड़ेगा। क्लियर? Clear, ma'am. Excuse me, ma'am. हाँ, Is second stage done in a long time period? नहीं, देखिए
डेफिनेटली देयर आर 3 स्टेजेस इन लॉन्ग टर्म पीरियड ऑल्सो. जो लॉन्ग टर्म पीरियड है अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में. व्हाट इज लॉन्ग टर्म पीरियड? वेयर ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल. सारे फैक्टर वेरिएबल है. सो वी चेंज ऑल द फैक्टर्स इन सेम प्रपोर्शन. हम सभी फैक्टर्स को सेम प्रपोर्शन में चेंज करते हैं. इसलिए उस नियम को, लॉन्ग टर्म नियम को हम क्या बोलते हैं? फिक्स प्रपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन. इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल प्रपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन. क्योंकि फैक्टर्स का प्रपोर्शन वेरिएबल है, वहां ऑल द फैक्टर्स आर चेंज इन अ सेम प्रपोर्शन. दैट्स व्हाई that one is known as fixed proportion production function. Definitely there is also 3 stages. वहां पे 3 stages होती है. यहां हमने देखा increasing returns to a factor. ठीक है, वहां का कहलाता है increasing returns. बस returns, क्योंकि सारे फैक्टर काम कर रहे हैं वहां तो. ठीक है, वहां भी constant return. यहां diminishing return था, वहां क्या आएगा? constant returns और diminishing returns. वहां 3 रिटर्न्स होते हैं, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग. वही 3 स्टेजेस वहां पर भी है. कल हम पढ़ेंगे उसके बारे में. यहां तक आपको समझ आपकी क्लियर होगी ना ये बात की स्टेजेस लॉन्ग टर्म में भी है, स्टेजेस शॉर्ट टर्म में भी है. यहां पर सिंगल फैक्टर का इफेक्ट दिख रहे हैं, वहां ऑल द फैक्टर्स आर चेंज इन द सेम प्रपोर्शन. नाउ इट इज क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, और कुछ पूछना बेटा? No, ma'am. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार. ले लिया? Yes. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको किसी तरह की? No, ma'am. ठीक है, चलो आज इतना ही करेंगे. हैव अ नाइस डे. थैंक यू. Nice day, ma'am. Thank you. वेलकम बेटा. Nice to meet you. थैंक यू.